मैं पूर्वजनी, स्वागत है आप सभी का टेस्ट स्कूल में। आज हम आपको क्वेश्चंस लेकर आए हैं भाषा पर आधारित। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? जो ब्रज है, ब्रज भाषा है, वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं एक बार। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? आपको आंसर इसका बताना है। क्या होगा? 4 ऑप्शन है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो ये भाषाएं दी हुई हैं, जो उपभाषा और बोलियां, मतलब कौन सी उपभाषा के अंदर कौन सी बोलियां आएंगी। राजस्थानी के अंदर आएंगी बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, ये आएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत आएंगी कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनके फिर से एक बार नाम देख लेते हैं, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कन्नौजी, ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन डी है मगही। एक बार फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं। ठीक है, तो कौन सी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, आपको आंसर बताना है। तो ये दिया हुआ है इसका आंसर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा आती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो एक बार, कन्नौजी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, इनमें से कन्नौजी भाषा आती है। वैसे कितनी कौन कौन सी आती है? कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा नहीं है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है बघेली, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी और ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आएंगी, देखना है हमें इसका आंसर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली भाषा नहीं आएगी और जो बाकी की भाषाएं हैं कौन कौन सी, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये सारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है साहित्यिक हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग होता है, और बी है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी है खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बताना है कि 4 में से कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं उनमें से खड़ी बोली का प्रयोग होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ऑप्शन बी है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ऑप्शन सी है खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और ऑप्शन डी है खड़ी बोली के लोक साहित्य, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। कोड दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में है कि ए और डी सही है, ऑप्शन बी में है बी और डी, ऑप्शन सी है ए, बी और सी, और ऑप्शन डी है बी और डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए एक बार आप लोग फिर से पढ़ लें चारों ऑप्शन को। तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही था, जो ऑप्शन ए था। दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये ऑप्शन बी था। और खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ये ऑप्शन सी था। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए, बी और सी
जो हैं वो सही आंसर होंगे, ठीक है। और जो खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये असत्य रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी शौरसेनी, ऑप्शन सी है मागधी और ऑप्शन डी है अर्धमागधी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? एक बार फिर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है। अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, कभी फिर थोड़ा सा धीरे, मतलब उतार चढ़ाव होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए है ऑप्शन अनुतान, ऑप्शन बी है संगम, ऑप्शन सी है अवरोह और ऑप्शन डी है आरोह, ठीक है। तो जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिजभाषा, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन डी है अवधी। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? चारों ऑप्शन एक बार फिर से देख लो, ब्रिजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली हिंदी और अवधी। तो मानक हिंदी का जो विकास हुआ है खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? तो वर्तमान में जो हिंदी बोलते हैं, जो खड़ी बोली बोलते हैं, उसका नाम खड़ी बोली किस कारण पड़ा? कि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि कर्कश है और इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है और इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन क्या है, क्यों पड़ा इसका वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम क्यों पड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। क्यों पड़ा है? खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी था काव्य भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रिजभाषा, वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में, ठीक है। मतलब इस भाषा में काव्य रचना ज्यादा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है। ऑप्शन है खड़ी बोली, बी अवधी, ऑप्शन सी है बांगरू और ऑप्शन डी है ब्रिजभाषा। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है इनमें से? तो ब्रिजभाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? मतलब लौकिक संस्कृत किस भाषा का है और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम, इन दोनों का विकास क्रम किस प्रकार से है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है पाली और प्राकृत, ऑप्शन बी है संस्कृत प्राकृत, ऑप्शन सी है वैदिक भाषा और पाली और ऑप्शन डी है प्राकृत और पाली, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा उचित विकास क्रम है, ठीक है। मतलब ये इनका विकास क्रम है कि संस्कृत आई, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत आई, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर हिंदी। तो जो खाली स्थान थे कि संस्कृत के बाद पाली और पाली के बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश भाषा आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्यों में बोली जाती है? ठीक है।
तो बांगरू भाषा जो है कौन से राज्यों में ज़्यादातर बोली जाती है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार। तो बांगरू भाषा कहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है? इसका आंसर हम देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है? हरियाणा में। और पूछा जाए अगर कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो हरियाणवी। किस भाषा का दूसरा नाम हरियाणवी है? बांगरू भाषा का। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है? हरियाणवी भाषा बोली जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा में जो बोलियों का वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह कौन सी हिंदी में आएगी? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली है किस भाषा में आएगी? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली ये सारी भाषाएं हिंदी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है हाड़ौती बोली? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी पहाड़ी और ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो जो हाड़ौती बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है दासाड़ी, ऑप्शन बी है बांगड़ी, ऑप्शन सी है ढूंढाड़ी और डी है कुर्मांचल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, एक बार फिर से पढ़ लो। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होगा? दासाड़ी होगा या बांगड़ी, ढूंढाड़ी या कुर्मांचल। तो इसका आंसर होगा ढूंढाड़ी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी था, हाँ ढूंढाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो बताना है आपको कि जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है और इसकी लिपि जो है देवनागरी को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 353, ऑप्शन बी है 351, ऑप्शन सी है 343 और ऑप्शन डी है 344। तो बताना है आपको कि हिंदी को राजभाषा किस आर्टिकल में माना गया है। तो उसका आंसर दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि को देवनागरी, मतलब देवनागरी जो इसकी लिपि है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, 343 में। और आगे दिया हुआ है कि संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ये आप लोग एक बारी पढ़ लीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अभी अपने को ये याद रखना है कि 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है या राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताना है कि कौन सा काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल और ऑप्शन डी है संयुक्त काल। तो कौन सा काल विभाजन नहीं है? देखने से ही समझ में आ रहा है कि आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और संयुक्त काल, इनमें से कौन सा काल विभाजन नहीं होगा? ऑप्शन डी संयुक्त काल। ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है हिंदी साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की आदि जननी क्या है? मतलब हिंदी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो अपन एक क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि कैसे इनका क्रम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश और ऑप्शन डी है प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी इनमें से किसको माना गया है या कहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, मतलब संस्कृत भाषा से हिंदी का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी अभी हिंदी दिवस निकला है, कुछ टाइम पहले, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, मतलब 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 11 जून और ऑप्शन डी है 15 सितंबर। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा
14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त? ऑप्शन ए है सिंधी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है बांग्ला और ऑप्शन डी है नेपाली। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मतलब हिंदी तो लिखी ही जाती है और इनके अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखेंगे इसका आंसर। मराठी और नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब जो ऑप्शंस में है उनमें नेपाली दिया हुआ है, तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मराठी भी लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी लिखित भाषा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो किससे होता है? व्याकरण से होता है। ठीक है, ग्रामर से। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कौन है? मतलब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कवियों को महत्व दिया हुआ है। तो आचार्य जो शुक्ल हैं उनके अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि कौन होंगे? इसका आंसर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, इनका एक उपनाम भी है, आप सभी बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा जो पत्रिका है वह किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग और ऑप्शन डी है छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो कौन सी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है यह? मर्यादा जो है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है, किस युग की थी? द्विवेदी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ जो भाषा है, कहाँ की भाषा है कन्नड़, ये भी आप बताएंगे। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए है आर्य भाषा परिवार, ऑप्शन बी है द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी है देव भाषा परिवार और ऑप्शन डी है भारोपीय भाषा परिवार। तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सभी कौन से परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं? द्रविड़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अभी अपन ने इसके पहले कौन सा पढ़ा? कन्नड़। ठीक है, वो किस परिवार की थी? द्रविड़ की। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है भारोपीय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा और ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो भारत में अपन रहते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को हम कौन सी भाषा मानते हैं या किस वर्ग में रखते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पाली किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी पारसी और ऑप्शन डी है यहूदी। पाली किस धर्म की भाषा है? तो आपको बताना है कि किस धर्म की भाषा है।
पाली बौद्ध धर्म की भाषा है और प्राकृत किसकी है, जैनियों की। ठीक है, मतलब जो जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो सारे किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। चलिए तो टेस्ट सामान्य हिंदी आगामी 1 लाख सरकारी पदों की परीक्षाओं के लिए विशेष सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इशू आ रहा है शायद, मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है, मे बी देखते हैं, 1 सेकंड। चलिए ठीक है, हो गया, यहीं तक क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।